हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है हम लोग आदर्श अकेडमी क्लासेस में। कैसे हैं मेरे भाई? तैयारी एकदम मस्ती मस्ती से चल रही है, एकदम अच्छे से, एकदम ईमानदारी से तैयारी में लगे रहिए। कुछ तबीयत खराब होने की वजह से आप लोग का क्लास जो है, जो रेगुलर चलता था जीके जीएस का टेस्ट, वो नहीं ले पा रहे थे। 1 महीने का रेस्ट में भी थे मेरे भाई, लेकिन आप लोग का बहुत प्यार के कारण जो है बहुत जल्द ठीक भी हो गए और आज आपके सामने हाजिर भी है। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए सेट लेकर के जो है हाजिर है। 45-46 नंबर तक सेट जो है हम लोग देख चुके थे और इसके लिए एक वीडियो भी बनाए थे। एनटीपीसी का जब फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसमें बताए थे कि जितने भी क्लास कराए थे उसमें से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके क्लास से ही टपका था। एक वीडियो बनाए होंगे, आप लोग जरूर देखे होंगे। इसलिए जितने भी क्लास होते हैं मंडे टू फ्राइडे, जो जीके जी मिसलेनियस और जीके जीएस का जो टेस्ट होता है, इसे देखना नहीं भूले, इसे अवश्य देखिए। एक बिना वीडियो स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन देखिए, क्योंकि फुल डिस्कशन कराते हैं और 100% गारंटी है कि आने वाले एग्जाम में यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन क्लास से ही टपकेगा। करंट अफेयर भी एमटीएस में डायरेक्ट टपका था। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो है आज लेकर आए हैं रिवीजन क्लास, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है रिवीजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचे कि बच्चे को जो है रिवीजन कराया जाए ताकि जो है याद रहे। चलिए, तो आज रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। रिवीजन क्लास 1 चला था और आज रिवीजन क्लास जो है 2 लेके आए हैं और यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सारे क्वेश्चन बिना वीडियो भी स्किप किए हुए देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार से आप क्लास कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आदर्श एकेडमी लिखने से पहले जो है बहुत बच्चे का कंफ्यूजन कि आदर्श एकेडमी खर्च के दूसरा आ जाता है। आदर्श एकेडमी लिखने से पहले @ और लास्ट में जो है @ और इस तरीके का सिंबल जरूर लगाइएगा। बीच में आदर्श एकेडमी लिखिएगा, आदर्श एकेडमी से पहले @ और लास्ट में @ और ये डॉलर वाला सिंबल जरूर लगाइएगा, तो डायरेक्ट मेरा चैनल जो है आ जाएगा। तो वहां से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर एक वीडियो का जो है आसानी तक आपको नोटिफिकेशन आसानी से जो है पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो पीछे भी बता चुके हैं मेरे भाई कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम 2n² फार्मूला का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? 2n² फार्मूला का यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कहा तीसरे सेल, यहाँ n जो हो जाएगा, n क्या होगा मेरे भाई? यहाँ n जो होगा कक्षा की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कक्षा की संख्या। n क्या होगा मेरे भाई? कक्षा की संख्या हो जाएगी। तो n का मान रख दीजिए, तो 2 हो जाएगा। 2 n स्क्वायर, n 3 है, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9। कितना आ जाएगा आंसर आपका? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो अधिकतम संख्या कितना आ जाएगा? आपका आंसर नंबर आ जाएगा डी नंबर। आंसर हो गया आपका 18। क्या हो जाएगा? 18। चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए, तो नोट कर लिए होंगे। अगर यहां पूछता कि पांचवें सेल में क्या होता था, पांचवें सेल में क्या होता, तो बस 2n² लगा दीजिए। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 25 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी पांचवें सेल में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50 हो जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2n²। क्या याद रखना है? 2n² याद रखना है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेल में निकालने के लिए जो अधिकतम संख्या होगा। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल भी जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लास में कराया गया था और इतना न्यूमेरिकल कराए थे लगभग आप लोग का न्यूमेरिकल बनाना जो है मेरे भाई सीख गए होंगे। और 1 नंबर न्यूमेरिकल, 1-2 नंबर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में रहता है, 2-3 नंबर रहता है मेरे भाई। इस न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल आए आपके सामने, उस न्यूमेरिकल से डरिए नहीं, न्यूमेरिकल को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो बनाने की कोशिश कीजिए और रेगुलर पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सारे न्यूमेरिकल जो है बनाइएगा, देखिएगा। पहले वीडियो रोक के बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर आप देखिएगा सोल्यूशन कि कैसे बनाए।
तो आपका न्यूमेरिकल जो है आसानी हो जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो फुल गारंटी है कि जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे उसमें आप लगभग 50-1 लाख स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 नंबर आप जो है स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे। और समझ सकते हैं पिछले बार जो है 0.5 से 0.6 से 1 नंबर से बच्चे बेटिंग में और अभी तक बेटिंग में इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस सिचुएशन में नहीं पड़े, इसलिए नहीं फंसना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से, ईमानदारी से सारे न्यूमेरिकल को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाइए। तो फटाफट क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करता है मेरे भाई। देखिए तो इसमें त्वरण निकालना है। त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बटा टी होता है। u हो गया आपका प्रारंभिक वेग। तो देखिए यहाँ पर u जो होता है प्रारंभिक वेग यानी 0 दिया हुआ है, और v हमको मालूम करना है, और t दिया हुआ है ना, और यहाँ पर t दिया हुआ है 2 सेकेंड। कितना दिया हुआ है, t का मान है 2 सेकेंड। कहता है एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से, जैसे ही स्थिर अवस्था का है और चाल वेग उसका नहीं दिया, समझ जाइए कि स्थिर अवस्था, इसका मतलब यह u है यानी प्रारंभिक वेग है। क्या है मेरे भाई, प्रारंभिक वेग है। चलना शुरू करता है और यह 2 सेकेंड में, t लिख दिए 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। मतलब प्राप्त कर लेती है कहने का मतलब कि यह v है। क्या है मेरे भाई, प्राप्त कर लेता है कहने का मतलब कि यह क्या है, v है यानी यह क्या है, अंतिम वेग है। तो चलिए तो फार्मूला क्या होता है निकालने के लिए, v एक्सेलरेशन बराबर a बराबर होता है v माइनस यू बटा t। तो चलिए फटाफट इसको बना दीजिए। तो चलिए v का मान कितना आ जाएगा, 5 जाएगा, u का मान कितना है 0 है, बटा में लिख दीजिए t 2 कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आंसर आ गया आपका 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन के लेखक है। क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है रस्किन बॉन्ड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है पुस्तक जो है लिखा गया था। चलिए चौथा नंबर सवाल बनाइए। क्या कहता है, चौथा नंबर सवाल कहता है कि किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो है गर्म होता है। तो पक्षी वर्ग के जितने अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी के सभी जो ब्लड होता है वो हॉट ब्लड होता है। तो पक्षी का जो है रक्त कैसा होगा मेरे भाई, गर्म रक्त होगा। किसका गर्म रक्त होता है, पक्षी का जो है रक्त जो है क्या होता है, गर्म होता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। चलिए पांचवा सवाल देखिए क्या कहता है। पांचवा सवाल कहता है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फटाफट बनाइए तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा। जो देखिए गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो क्या होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो मेरे भाई क्या होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे अर्धचालक में जैसे जैसे जो है तापमान, जैसे जैसे तापमान इंक्रीज करेगा बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रतिरोध घटता है, और वो एक समय ऐसा आता है कि वह एक चालक के भांति काम करने लगता है। इसलिए जो है अर्धचालक के रूप में जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन, यह अर्धचालक होते हुए भी चालक के भांति के रूप में जो है काम में लाया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों नोट कीजिएगा। तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या होता है मेरे भाई, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए छठा। कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है। बनाइए तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन आवृत्ति है, वेग है, तरंगदैर्घ्य है, और डी में है दोनों।
तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कहने का मतलब सघन से विरल या विरल से सघन माध्यम में जाता है, तो इसमें क्या नहीं बदलता है, इसमें आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और इसे जो है अनुप्रस्थ तरंग है और इसे जो है ध्रुवित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसी प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, लेकिन ध्वनि को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, तो इसमें आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए सातवां सवाल देखिए क्या कहता है। सातवां सवाल कहता है आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है मेरे भाई, वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो इसका वेग कितना हो जाएगा? तो इसका वेग आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया आपका बी। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए याद करने के लिए आपका एक देसी जुगाड़ बताए भी थे क्लास में, डिस्कशन क्लास में, आज फिर जिक्र करते हैं। इसके लिए बताए थे कि आपको याद रखना है क्या? गाय लिखिएगा, पद्र, गाय पद्र असुरेदी, यह आपको ट्रिक बताए थे। ठीक है, अब कहिएगा कि यह क्या है सर? देखिए, गा से हो जाएगा आपका गामा, ए से हो जाएगा आपका एक्स किरण, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, और प से हो जाएगा आपका पराबैंगनी, प से क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरण, प से पराबैंगनी किरण हो जाएगा, इधर लिख देते हैं। द से हो जाएगा आपका दृश्य, अ से हो जाएगा आपका अवरक्त, अ से हो गया आपका अवरक्त, सु से हो जाएगा, जी लिख देते हैं, सु से आपका हो जाएगा सूक्ष्म, सूक्ष्म तरंग, रे से हो जाएगा आपका रेडियो तरंग, और एक कौन बच गया? दी से हो जाएगा आपका दीर्घ रेडियो। क्या हो जाएगा? दीर्घ रेडियो तरंग, नोट कर लीजिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग इतना याद रखिएगा, आपके जो है क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बच्चे देख गलती भी करते हैं। क्या याद रखना है? गाय पद असुरेदी, गाय पद असुरेदी, गाय पद असुरेदी, गाय पद असुरेदी याद रखना है। गा से हो जाएगा गामा किरण, ए से हो जाएगा एस किरण, प से हो जाएगा पराबैंगनी किरण, द से द्रस हो जाएगा दृश्य किरणें, अ से हो जाएगा आपका अवरक्त किरण, सु से हो जाएगा सूक्ष्म किरणें, रे से हो जाएगा रेडियो तरंग और दी से हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंग। अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में सवाल टपकेगा ही टपकेगा, तो बिल्कुल फंसना नहीं मेरे एकदम गर्दा छोड़ा देना है क्वेश्चन के एग्जाम में। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 8वां सवाल देखिए, कहता है कि श्यानता सर्वाधिक निम्न में से किसमें होता है? तो देखिए श्यानता क्या होता है? तो दो विभिन्न पदार्थों के बीच के अपेक्षित गति का जो विरोध करता है उसी को हम श्यानता कहते हैं। और श्यानता जिस पदार्थ का घनत्व जितना अधिक होगा उसमें श्यानता का गुण उतना ही अधिक होता है। तो आप देख कर बताइए कि सर्वाधिक अधिक घनत्व यानी सर्वाधिक गाढ़ा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो शहद हो जाएगा। क्या होगा? शहद। तो सर्वाधिक श्यानता का गुण किसमें हो जाएगा? शहद में होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चल देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 9वां सवाल बनाइए, क्या कहता है? 9वां सवाल बनाइए आप लोग, क्या कहता है? 9वां सवाल कहता है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जो बदलने वाला एंजाइम है वह कौन सा एंजाइम है? तो वह एंजाइम का नाम क्या है मेरे भाई? जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? जाइमेज जो है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है। किसे बदल देता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने का काम कौन करता है? जाइमेज करता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो लिखिएगा C6H11O22,
यह जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H11O22। तो 6H11O जो है ग्लूकोज का सूत्र होता है और ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन बदलता है? जाइमेज बदलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 10वां सवाल बने। 10वां सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कारण से होता है? थायराइड ग्रंथि देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति को थायराइड ग्रंथि गला में जो है इतना बड़ा जो है लटक जाता है, यानी वह बीमारी जो होता है वह थायराइड बीमारी हो जाता है। तो कहता है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? आयोडीन कमी के कारण होता है। और बच्चे जो है मानसिक रूप से स्वस्थ और पुष्ट रहे, इसके लिए जब बच्चा माँ के गर्भावस्था में रहता है तो माँ को जो है आयोडीन युक्त जो है आहार जो है नमक जो है खाने के लिए सलाह दिया जाता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होता है? आयोडीन की ग्रंथि के कारण होता है। विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। चलिए सारे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 11वां सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 11वां नंबर सवाल कहता है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? पिछले क्लास में भी बताए थे इसके बारे में। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं, फिगर को नोट कीजिएगा। और परीक्षा में जो है बार बार मेरे भाई यहाँ से आपका पूछा जाता है, ठीक है, बार बार आपसे परीक्षा में जो है पूछा जाएगा, ठीक है। यह जो है एक जीव का जो है भाग है मेरे भाई, क्या है? जीव का भाग है, ठीक है, जीव का भाग है यह वाला, ठीक है। तो देखिए जीव का भाग है, ऊपर जो है कड़वाहट का, नोट कीजिएगा, ऊपर कड़वाहट होता है, ठीक है। और यह जो दोनों जो साइड वाला है, दोनों साइड में जो है, दोनों साइड में लिखिएगा नमकीन स्वाद मिलता है। कैसा स्वाद मिलता है? नमकीन। और इसमें भी जो है क्या मिलता है? नमकीन स्वाद है, ठीक है, नमकीन स्वाद हो गया। और यह जो किनारे वाला जो दोनों भाग है, यह किनारे वाला में जो है सौर, SUR, यानी खट्टा, क्या मिलता है? खट्टा। इधर भी लिख लीजिएगा खट्टा। और नीचे जो होगा, नीचे हो जाएगा स्वीट, हिंदी में लिख देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई? मीठा, मीठा। और बीच में हो जाएगा, लिखिएगा, बीच में स्वादहीन होता है। क्या होता है? स्वादहीन, कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का कौन सा भाग है? तो देखिए यह एक मानव का जीव में, जिसमें यह देखिए कितने भाग बांटे, यह वाला भाग हो गया, उसके बाद यह वाला भाग हो गया, किनारे वाला भाग हो गया, और यह जो है यह है। और यह जो भागे वाला भाग जो है यह कहलाता है नोक टिप भाग, नोक टिप भाग है। और यह अग्र भाग का यह जो है भाग है, और यह कहलाता है किनारा वाला भाग। तो देखिए इस वाला भाग जो है, पीछे वाला भाग जो है वह कड़वाहट का देता है, बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। आगे जो नोक जो टिप जो होता है, ये जो है मीठा या तीता का स्वाद हो, जैसे मिर्चा से एकदम खूब कस का तीत लगेगा। बीच में कुछ जीव के एकदम बीच में रखिएगा तो कोई स्वाद का पता नहीं चलेगा। यह वाले भाग जो है, इसमें दोनों ओर जो है इस तरीके में, इस भाग में अगर जीव के भाग में अगर खाना सटता है तो उसे महसूस होता है कि खट्टा है, ठीक है। और यह वाले भाग जो होता है, नोक टिप के जस्ट बगल वाले भाग जो होता है, दोनों साइड जो किनारा वाला होता है, इतना क्षेत्र जो होता है, यह नमकीन स्वाद का जो है पता करता है। तो इस फिगर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में आपका सवाल नहीं छूटेगा। तो आप देखिए अब क्या कहता है। कहता है कड़वाहट के लिए, तो क्या हो जाएगा? कड़वाहट के लिए पीछे वाला भाग है ना, सबसे पीछे वाला भाग हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। चलिए कहता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की रीति अपनाया था? तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन के द्वारा जो है लौह और रक्त की नीति जो है
अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? बलबन के द्वारा जो है। और सिजदार पेबल्स प्रथा की शुरुआत भी किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा ही किया गया था। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल बनाइए, क्या कहता है हमारे पास? 13 नंबर सवाल कहता है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो वह था चोल। चोल के संस्थापक लिखिएगा, चोल के संस्थापक था विजयालय। कौन था? विजयालय। और इसकी राजधानी लिखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर था। संस्थापक विजयालय था और राजधानी कहाँ था? तंजौर था। आंसर हो जाएगा आपका चोल। 14 में कहता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कहा है, तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका होन्शु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? होन्शु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भौगोलिक दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा हो जाएगा? होन्शु द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन में सारे रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है, होन्शु मारना है। चलिए तो नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 15 नंबर सवाल कहता है कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सर्वाधिक है? बनाइए तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में है? फटाफट बनाइए आप लोग। वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा, तो देखिए भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य की जो संख्या है ये सबसे ज्यादा कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और लिखिएगा मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ बाघों की संख्या टोटल जो है 526 है। ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से जो है जाना जाता है। किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या जो है मध्य प्रदेश में है। और टोटल जो है कितने हैं यहाँ पर? 13 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इसे जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाघों की संख्या यहाँ पर, टाइगर की संख्या जो है कितनी है? 526 है। चलिए नोट कर लीजिएगा। कहता है 16वां सवाल कहता है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में जितने भी एक्ट आया वह सारे कहीं न कहीं एक्ट जो है संविधान के निर्माण में जो है बहुत सारा जो है महत्वपूर्ण रोल जो है अदा किया। और संविधान सभा गठन करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और जितने भी कानून था उससे कुछ न कुछ पॉइंट लिया गया, लेकिन सर्वाधिक जो पॉइंट भारतीय संविधान में लिया गया आस्था लगभग ले लिया गया 1935 का जो शासन अधिनियम था, इससे लगभग सारे पॉइंट जो है संविधान में जो है इंक्लूड किया गया था, कानून जो बनाया गया उसमें। और तो कहता है कि संविधान के विकास में किसका जो है ऐतिहासिक नहीं था, मतलब उसका कोई योगदान नहीं था। तो एक्ट 1955 का जो है कोई योगदान नहीं था। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 17 नंबर सवाल कहता है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन जो चला था? तो जब बंगाल विभाजन की जो हुआ था, उस बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन उस समय जो है गवर्नर जनरल था। और बंगाल विभाजन जब हुआ था तो इसके प्रत्याघात में देश में एक व्यापी आंदोलन चला था इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। और वह आंदोलन जो था वह स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और 1905 ईस्वी में यह जो है आंदोलन जो है चला था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल कहता है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो यह जो झंडा जो है स्टुअर्टगार्ड में फहराया गया था। स्टुअर्टगार्ड फहराया गया था और कहां पड़ता है? तो नोट कर लीजिएगा, स्टुअर्टगार्ड जो पड़ता है जर्मनी में। स्टुअर्टगार्ड जो है जर्मनी में जो है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? आंसर हो जाएगा स्टुअर्टगार्ड। कहां पड़ता है स्टुअर्टगार्ड? जर्मनी में पड़ता है। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं लास्ट सवाल। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 19 नंबर सवाल कहता है कि पुस्तक द लव लैंड के लेखक कौन है? पुस्तक द लव लैंड पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसके लेखक जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा झुंपा लाहिड़ी। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? झुंपा लाहिड़ी।
देखिए लिखिएगा पारो आनंद जो है ये किसके लिखे, तो लिखिएगा बिंग गांधी। किसके लेखक है, बिंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, पारो आनंद। ठीक है। हर्षवर्धन के पुस्तक कौन सा है, तो लिखिएगा रत्नावली। हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तक कौन है, रत्नावली। द प्रॉमिस लैंड किसका है, बराक ओबामा का है, द प्रॉमिस लैंड। सारे पढ़े नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन था कि पुस्तक द लव लैंड के लेखक जो है कौन है, के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झुंपा लाहिरी। और प्रॉमिस द प्रॉमिस लैंड किसका है, बराक ओबामा का है। चलिए 20वां सवाल और आखिरी सवाल कहता है कि शतरंज दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो शतरंज दिवस जो मनाया जाता है 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह था मेरे भाई आज का टेस्ट रिवीजन जो है, आज का टेस्ट रिवीजन जो है क्लास जो है 2 था। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। जितने भी जीके जीएस क्लास चलता है मंडे टू फ्राइडे, वो सारे क्लास बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। परीक्षा में यहाँ से 100% सवाल जो है टपकेगा ही टपकेगा। और एमटीएस के एग्जाम में भी टपका था, इसके एक वीडियो भी बनाए थे, देखे भी होंगे आप लोग। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से सुन कर लीजिएगा मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आज का क्लास आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और स्टडी रिलेटेड ग्रुप जो वहाँ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और शाम में मिलेंगे आपसे दरोगा का जो है